चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर बहुत जरूरी हो तो बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराए जाएं, लेकिन अगर जरूरी न हो तो फिर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से ट्रिपल सर्वे और डेडिकेटेड कमीशन की बात भी उच्च न्यायालय ने कहा है, लेकिन ये अभी तुरंत संभव नहीं है। बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए हुए कराया जाए और उन सारी सीटों को अनरिजर्व डिक्लेयर किया जाए। मतलब अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को तय करना है कि चुनाव कब और कैसे होंगे और ओबीसी आरक्षण की सूरत क्या होगी। इस बीच योगी सरकार ने साफ किया है कि नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आयोग का गठन होगा और जरूरत हुई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर सरकार का स्टैंड साफ किया है। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के साथ है, SC/ST समाज के साथ है। हर स्थिति में उनकी बातों को हम रखेंगे और पूरा करेंगे। इस बीच ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष के तमाम दलों ने एक सुर में सरकार पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले। आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती। ओबीसी आरक्षण को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। मायावती ने लिखा, यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। दरअसल ओबीसी आरक्षण पर सजे सियासी अखाड़े में उतरे हर एक दल की नजर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर है। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिखना चाहती। ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट को लेकर पेच फंसा हुआ है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को जरूरी बताया है। दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरे किए बिना ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। आयोग निकायों में ओबीसी वर्ग की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेगा। SC/ST और ओबीसी का कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट के फैसले से साफ है कि 5 दिसंबर को यूपी सरकार की ओर से जारी आरक्षण की फाइनल सूची सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था वो निरस्त कर दिया है। दूसरा जो निकायों में जो वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहे थे प्रशासक, उसको भी माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। तीसरा ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई किया जाए और उसके बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। चौथा ये कहा है कि चूंकि ये ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करने में समय लगेगा, इसलिए तब चुनाव कराना जरूरी है, इसलिए चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए करा दिया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि अब निकाय चुनाव में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर छिड़े घमासान के बीच चर्चा है कि भाजपा पश्चिमी यूपी के बड़े गुर्जर नेता को संगठन में जगह दे सकती है। दरअसल खतौली उपचुनाव में रालोद के गुर्जर दाव के आगे हार का सामने करने वाली भाजपा नई रणनीति बनाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी मार्च से पहले नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। नई टीम में पश्चिमी यूपी के गुर्जर नेता को जगह दी जा सकती है। केंद्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल सहित कई बड़े नेताओं की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं और किसी गुर्जर चेहरे को कमान सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि मार्च से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल को पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह पर किसी गुर्जर चेहरे को क्षेत्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। इस रेस में 3 नाम चर्चा में हैं। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी नवाब सिंह नागर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। दूसरा नाम राज्यसभा सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर का है और तीसरा नाम ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का बताया जा रहा है। पश्चिम की प्रयोगशाला में ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जाहिर है कि भाजपा ने खतौली विधानसभा सीट पर हार के बाद नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर में तकरार के बीच यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है।
इस बार ये गर्माहट बयानों को लेकर नहीं बल्कि एक पोस्टर को लेकर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये बड़ी सी होर्डिंग लगी है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। ये होर्डिंग समाजवादी युवजन सभा के पूर्व सचिव आशुतोष सिंह की ओर से लगवाया गया है। इस पोस्टर पर सपा की ओर कड़ा पलटवार किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इस पोस्टर को सपा की घबराहट बताया है। ओम प्रकाश राजभर से घबराहट है कि ये लीडर पैदा हो रहा है तो 38% आबादी अकेले अति पिछड़े अति दलित की है। ये हिस्सेदारी अगर इनको जगह दिया तो फिर हमारा क्या होगा। इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर भाजपा ने भी सपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब तक आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना सुना था, लेकिन सपा ऐसी पार्टी है जो एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रही है। निश्चित रूप से लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी और स्वयं मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा अगर देख रही होगी तो निश्चित रूप से अपने पुत्र की पार्टी पर दुखी हो रही होगी। जाहिर है समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर पर सियासी पारा अभी और गर्म होगा। कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल करने के लिए आज यूपी समेत देश भर में मॉक ड्रिल किया गया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पूरे यूपी के कोविड सेंटर्स पर मॉक ड्रिल हुई। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की। ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर से लेकर अस्पताल में मुकम्मल इंतजामों का जायजा लिया। खुद ऑक्सीजन फ्लो को चेक किया। वेंटिलेटर समेत तमाम इक्विपमेंट्स के रखरखाव को भी परखा। अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी गहनता से निरीक्षण किया। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान एक अलग तस्वीर भी सामने आई। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। उसी वक्त एक शर्ट के भरोसे सर्दी में ठिठुरता हुआ युवक दिखाई दिया। तब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी सदरी उतार कर युवक को पहना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के नाम पर कांग्रेस लगातार अपनी सियासत को धारते रही है। हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना देकर जांच की प्रक्रिया और सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। सर्द रात में पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून में गांधी पार्क के बाहर ही धरना स्थल पर डटे रहे। उनके समर्थक भी रात में मौके पर ही मौजूद रहे। सुबह उठकर हरीश रावत ने धरना स्थल पर ही योग और व्यायाम भी किया। हरीश रावत के योग करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। हत्यारों के विरुद्ध जो साक्ष्य थे वो मिट रहे हैं या उनको कवर अप हो रहा है, तो ये सफाई जो है जिसको भी देनी है वो देनी पड़ेगी। और सफाई एक ही है, वो है उस वीआईपी को निकाल करके लाएं, कहें ये है वीआईपी, इसको हम कानून के हवाले कर रहे हैं। दरअसल अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2 दिवसीय धरना दिया। धरना सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार को खत्म हुआ। धरने पर बैठे हरीश रावत ने सरकार पर मामले की लीपापोती करने और वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया। अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मिला था, जिसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, जिसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। उत्तराखंड में सचिवालय में बैठने वाले अधिकारी अब फील्ड में नजर आएंगे। दरअसल उत्तराखंड सचिवालय में तैनात अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन और पारदर्शी कामकाज पर जोर दिया। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि जो आदेश सचिवालय से जारी होंगे उनका जायजा अब सचिवालय के अधिकारी लेंगे, ताकि सुनिश्चित हो सके जो आदेश जारी हुए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। सभी को हमने यह भी कहा है कि एक तो समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड पर भी जहाँ उनकी उपयोगिता होगी या जिस विभाग से संबंधित वो यहाँ से शासनादेश करते हैं उनको मौके पर भी जाकर देखेंगे, जिससे जो शासनादेश हुए हैं, जो यहाँ से धनराशि अवमुक्त हुई है, वो ठीक प्रकार से लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब में उनकी भूमिका रहेगी। मतलब साफ है, अब सचिवालय में तैनात अधिकारियों को दफ्तर से बाहर निकलना होगा, विकास परियोजनाओं को जांचना होगा, निरीक्षण करना होगा और विकास परियोजनाओं की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी, ताकि सुनिश्चित हो सके विकास परियोजनाओं के लिए शासन स्तर पर धनराशि का सही उपयोग हो रहा है।
मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल चल रहा है। इस कार्निवाल के जरिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक छटा बिखेरी जा रही है। ये विंटर कार्निवाल पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम है। विंटरलाइन कार्निवल में पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल भी चल रहा है, जो 30 दिसंबर तक चलेगा। मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। पहले दिन पर्यटकों ने पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस तरह के आयोजनों का मकसद है कि प्रदेश की बोली भाषा के साथ साथ प्रदेश के व्यंजनों को देश विदेश में प्रसारित करना। तो पहाड़ के जितने भी व्यंजन हैं उनको सबको जो है परोसा जा रहा है। वहाँ के जो लोग पहनावा हैं, आभूषण हैं, उनमें महिलाएं सज धज के आई हैं। दरअसल पिछले 10 सालों से मसूरी फूड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। नए साल को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है, जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। उससे उनकी आय तो बढ़ेगी। साथ में जो है पलायन जैसे मुद्दे भी लोग जो है पहाड़ की तरफ जाएंगे और इस तरह का जो रूप में इसको चलाने का प्रयास करेंगे। जाहिर है विंटरलाइन कार्निवल जैसे आयोजनों से एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही पलायन जैसी समस्याएं भी काफी हद तक दूर होंगी। विंटरलाइन कार्निवल का आगाज सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था। बुंदेलखंड के विकास को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सरकार पर जुमलेबाजी का भी आरोप लगाया है। दरअसल अखिलेश यादव आज जालौन में दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार बुंदेलखंड के विकास को लेकर बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। भाजपा सरकार विकास के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है। निवेश के नाम पर धोखा दिया। याद कीजिए बुंदेलखंड में कहा था कि मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे। आज मुझे बताओ दिल्ली और लखनऊ की सरकार इतने दिनों से कहाँ मिसाइल बन रही है। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार अपनी जुमलेबाजी को छुपाने के लिए सपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, इसीलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सोमवार को झांसी में जेल में बंद सपा नेता दीपनारायण यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद आज जालौन पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दलों के शामिल होने के न्योते वाले दावे पर कांग्रेस अब फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दलों के नेताओं को जोड़ने के लिए बातचीत की जा रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने साफ लफ्जों में कहा कि हम विपक्ष के दलों से बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नेता है, हम उनको सबको आमंत्रित करते हैं। उनके पास लिखित चिट्ठियां भी जाएंगी, अगर वो आ सकते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। सलमान खुर्शीद के इसी दावे पर कांग्रेस फंस गई है, क्योंकि जब इस बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कांग्रेस सभी विपक्षी दलों से बातचीत का दावा कर रही है, लेकिन इस बारे में बसपा की ओर से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कांग्रेस की यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, अभी स्थिति साफ नहीं है। जाहिर है कि 2024 से पहले विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश में कांग्रेस नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा के जरिए राहुल कांग्रेस की खोई सियासी जमीन को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के बाद राहुल की यात्रा अब रुख उत्तर प्रदेश की ओर करने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद जिले में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप भी जारी कर दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी रूट मैप के मुताबिक राहुल की यात्रा 3 दिन यूपी में रहेगी। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर से यात्रा का आगाज होगा। 4 जनवरी को यात्रा बागपत के मबी कला पहुँचेगी। 4 जनवरी को ही बागपत के सिसाना, सरूरपुर, बड़ौद पहुँचेगी। 5 जनवरी को यात्रा एलम से शामली में प्रवेश करेगी। शामली के कैराना के बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। मतलब यूपी में राहुल गांधी की पदयात्रा 3 दिन में 3 जिलों से गुजरेगी। ये मानना था कि उत्तर प्रदेश अगर वंचित रह जाएगा तो एक बहुत बड़ी कमी रहेगी यात्रा में, और हमारे आग्रह पे बार बार राहुल जी ने अपने कार्यक्रम को कुछ बदला और बदल के हमको तीन डिस्ट्रिक्ट्स में 4 दिन का समय दिया है। यूपी में राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस कितनी मुस्तैद है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और भारत जोड़ो यात्रा के यूपी कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद ने इस यात्रा के मद्देनजर 101 पदाधिकारियों की 10 कमेटियां बनाई हैं।
14 दिन की पूछताछ के बाद मुख्तार अंसारी को ईडी बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी। आज ईडी ने मुख्तार पर नए सवाल नहीं बल्कि पुराने सवालों की ही बौछार कर दी है। मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड का मंगलवार को 14वां दिन था। 14वें दिन मुख्तार अंसारी से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक किसी नए बिंदु पर पूछताछ करने के बजाय पुराने मामलों में ही बयान दर्ज किया गया। ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी। जो अंतिम पूछताछ की जा रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है, ताकि जब कोर्ट में इन बयानों को पेश किया जाए तो मुख्तार अंसारी बयान से मुकरने ना पाए। 22 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से पहले ईडी को मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करना होगा। मुख्तार अंसारी की रिमांड का 14वां दिन बुधवार को कोर्ट में मुख्तार की पेशी होगी। 14 दिसंबर से ईडी की कस्टडी में है मुख्तार। पूछताछ के बाद ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी। मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। दरअसल 14 दिनों की पूछताछ में ईडी ने अब मुख्तार अंसारी से फरार पत्नी अफशा अंसारी से लेकर गाजीपुर के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा, विधायक निधि के दुरुपयोग, बाहुबली सांसद अतुल राय से रिश्ते और परिजनों की संपत्तियों के बारे में गहन पूछताछ की है। ईडी की नजर जेल में मुख्तार के मददगारों पर भी है। जेल, जिसका नाम सुनते ही किसी के भी दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर शायद आपके विचार में बदलाव आ जाए, क्योंकि बुलंदशहर जेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस का टैग दिया है। आप खुद ही देख लीजिए जेल को 5 स्टार रेटिंग क्यों दी गई है। लाइन में लगे कैदी जब अपनी थाली में खाना लेने आते हैं, उन्हें कितना बेहतरीन खाना दिया जाता है। पर जो खाना मिलता है वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध क्वालिटी का मिलता है। जेल के किचन में खाना बनाने के लिए स्टाफ साफ एप्रन, पूरी बाह के दस्ताने और टोपी का भी इस्तेमाल करता है और मशीन से रोटियां बनाई जाती हैं। जेल में दिए जाने वाले खाने का और किचन में कितना राशन और कितना सामान उपलब्ध है, सभी का लिस्ट लगाया गया है। दरअसल FSSAI की टीम ने जेल की रसोई की भोजन की क्वालिटी, स्टोरेज, किचन की हाइजीन और साफ सफाई का निरीक्षण किया, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को ये दोनों सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इस कारागार को FSSAI के माध्यम से भारत सरकार की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके माध्यम से 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। FSSAI का ये सम्मान पाने वाली बुलंदशहर की जेल उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। इससे पहले फर्रुखाबाद जिला जेल को भी ये प्रमाण पत्र मिल चुका है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की आहट को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावित महामारी के खतरे को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल कराया गया है, जिसमें कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर और डॉक्टरों की उपलब्धता समेत कई तैयारियों का आकलन किया गया। दिल्ली में मॉक ड्रिल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरगंज अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के कोविड सेंटर का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में 44 बिस्तर वाले कोविड केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत भी की और उन्हें तैयार करने का निर्देश दिया। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। LNJP अस्पताल में 450 बेड्स कोरोना के लिए आरक्षित हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद पूरी दुनिया कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते से अब तक कई बैठकें की हैं। सरकार हर तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार देश में वायरस ना फैले। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है, जिसके बाद महाभारत छिड़ गई है। खुर्शीद के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के चर्चित बयान को चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताया है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना को अनुचित बताया है। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा की है। राहुल गांधी न तो कोई श्लोक और न तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दे तो मैं मान लूं। आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सलमान खुर्शीद के बयान को निंदनीय करार दिया है। राम को सिरे से नकार दिया था, वो आज राम की खड़ाऊ की बात करने को उतरा है। लगातार हो रही आलोचना और निंदा के बाद सलमान खुर्शीद ने भी अपने बयान पर सफाई पेश की है। एक मुसलमान शायर ने कहा है कि भगवान राम इमामे हिंद हैं, इमामे हिंद हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।